दोस्तों 15 अगस्त 2027, जी हां, ठीक इसी दिन समंदर की गहराइयों को चीरती हुई, पहाड़ों का सीना फाड़ती हुई भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच मौत को मात देने वाली रफ्तार का वो खेल शुरू होने जा रहा है जिसकी कल्पना तक किसी ने ना की थी। 2 लाख करोड़ का ये वो चक्रव्यूह है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश दंग रह गए। जापान की मशहूर शिनकानसेन तकनीक पर आधारित इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे 7 से 8 घंटे तक हड्डियां जाम हो जाती थीं। वो सफर अब सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में सिमट कर रह जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का ऐसा तांडव आपने भारत की धरती पर पहले कभी नहीं देखा होगा। जो सफर पूरा करने में लोगों को 1 रात लग जाती थी, लेकिन अब मुंबई से बैठिए और पलक झपकते ही अहमदाबाद पहुंच जाइए। समय को मुट्ठी में कैद करने का यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिशन है। इस महापरियोजना की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है। जापान की सरकारी एजेंसी GICA इसके लिए 88,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रही है। ब्याज दर सुनकर आपके फाख्ते उड़ जाएंगे। मात्र 0.1% सालाना। दुनिया हैरान है कि जापान ने भारत के लिए अपनी तिजोरी का दरवाजा इस तरह क्यों खोल दिया। एक बात और ये भी जान लीजिए कि भारत को पहले 15 सालों तक मुख्य कर्ज राशि का एक भी पैसा नहीं चुकाना होगा, और तो और उसके बाद अगले 50 सालों में इस कर्ज को चुकाना होगा। अब बात करते हैं देश की पहली इस बुलेट ट्रेन की क्या खासियत है। ये ट्रेन जमीन पर नहीं बल्कि बादलों को छूते हुए दौड़ेगी। इस 508 किलोमीटर के सफर का सबसे बड़ा रहस्य ये कि इसका 92% हिस्सा यानी पूरे 468 किलोमीटर का ट्रैक जमीन से ऊपर हवा में एलिवेटेड रहेगा। गुजरात के 351 किलोमीटर और महाराष्ट्र के 157 किलोमीटर के इस रूट पर ट्रेन जब ऊंचाइयों से गुजरेगी तो नीचे देखने वालों के कलेजे कांप उठेंगे। जमीन पर सिर्फ नाम मात्र का 13 किलोमीटर का हिस्सा होगा, बाकी सब हवा में मुसाफिरों की धड़कनें बढ़ाएगा। अब बात तो सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से की, जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने आ जाए। मुंबई में बुलेट ट्रेन समंदर के सीने को चीर कर निकलेगी। पूरे 7 किलोमीटर का यह सफर पानी के नीचे समंदर की गहराइयों में होगा। इसके अलावा 25 किलोमीटर की एक ऐसी सुरंग है जो अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ेगी। इस बुलेट ट्रेन का रास्ता कोई सीधा साधा नहीं, ये रास्ता खतरों और बाधाओं से भरा है। अपने सफर के दौरान ये ट्रेन एक या फिर 2 नहीं बल्कि पूरे 70 चमचमाते हाईवेज के ऊपर से गुजरेगी। इतना ही नहीं, नर्मदा, तापी और माही जैसी देश की 21 विशाल और उफनती नदियों के ऊपर से जब ये सुपरफास्ट ट्रेन गुजरेगी तो पानी की लहरें भी थरथरा उठेंगी। इस महाकॉरिडोर को मुकम्मल बनाने के लिए भारत की धरती पर पुलों का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। इस पूरे रूट पर 173 बड़े ब्रिज और 201 छोटे ब्रिज बनाए गए, यानी कुल मिलाकर 374 पुल। ये सिर्फ सीमेंट और स्टील के ढांचे नहीं बल्कि ये भारत की उस ताकत के गवाह हैं जो जापान की शिनकानसेन तकनीक को भारतीय रंग में ढाल रही है। एक एक पुल को इस डिजाइन से तैयार किया गया कि भूकंप का बड़े से बड़ा झटका भी इस रफ्तार को डिगा ना सके। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2026 बीत रहा है और 2027 का वो ऐतिहासिक दिन पास आ रहा है। भारत ने समंदर से लेकर आसमान तक अपनी कामयाबी की नई इबारत लिख दी है। 15 अगस्त 2027 को
जब देश अपनी आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ती ये बुलेट ट्रेन दुनिया को चीख चीख कर बताएगी कि नए भारत की रफ्तार को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ते हिंदुस्तान की वो हुंकार है जिससे बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। तो बुलेट ट्रेन भारत का वो प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट को लेकर पूरा देश बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। हमारे साथ सुधांशु मणि जी जुड़े हुए हैं, पूर्व जीएम है भारतीय रेलवे के। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को लेकर जिसको अब ये कहा जा रहा है कि 2027 में हर भारतीयों को ये तोहफा मिलने वाला है, ये तोहफा कितना खास है, कितना अलग है और रेलवे की पूरी परिपाटी कैसे बदल जाएगी, एक बार समझाइएगा हमारे दर्शकों को। जी, मैं बताता हूं। उससे पहले एक दो क्लेरिफिकेशन आपको दे दूं। ये अगर 15 अगस्त 2027 को चालू भी होती है तो ये मुंबई से अहमदाबाद नहीं, ये एक छोटा सेक्शन सूरत से वापी तक का चालू किया जाएगा जी। मुंबई से अहमदाबाद का होने में भी वक्त लगेगा, शायद 2030 के बाद। तो ये बताना जरूरी है। और दूसरा, ये कहना बहुत गलत होगा कि चीन में हड़कंप बन गया। चीन में 45,000 किलोमीटर है हाई स्पीड रेल है। तो ये चीज जरूर समझना चाहिए हम लोग को। अब जहां तक इस प्रोजेक्ट की खासियत है, देखिए इसमें बहुत कुछ खास है। एक तो ये इंटरसिटी फास्ट मोड ऑफ ट्रैवल तो है ही। दूसरा, ये इसका एक बड़ा फायदा होगा कि इससे अर्बन सेंटर्स हमारे नए क्रिएट हो सकते हैं। मुंबई से आधा घंटा 45 मिनट दूर, जहां से अभी 2-2.5 घंटा लगता है, 45 मिनट आधा घंटा लगेगा। और नए अर्बन सेंटर बनने से शहर डीकंजेस्ट हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर ये भी देखिए कि रेल जो है एयर और रोड के मुकाबले 8 से 10 टाइम्स क्लीनर है, इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जब ये ट्रेन चलने लगेगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, तो ये समझिए कि एयर ट्रैफिक मुंबई अहमदाबाद के बीच में बंद हो जाएगा, जैसा कि और देशों में हुआ है, जहां 500 किलोमीटर तक की, 600 किलोमीटर तक की दूरी जब हाई स्पीड ट्रेन 2-3 घंटे में कर लेती है, 3 घंटे में, तो वो फिर एयर ट्रैवल का स्कोप बचता नहीं है उन शहरों के बीच में। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये चूंकि एक टेक्नोलॉजिकल लीप है, तो एक टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम, वो इन्वायरमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट और एक नई तकनीक का, मेक इन इंडिया का एक नया जो है एक इकोसिस्टम तैयार होगा, और वो भी हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब सारे इसके फायदे हैं। और ये अब जितने ऐसे देश जो कि अपनी हाई स्पीड ट्रेन बना रहे हैं या जहां हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं, उनके क्लब में भी भारत शामिल हो पाएगा, जो कि एक जरूरत बहुत डेकेड से थी। और 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद 15 में ये जापान से, 2016 में जापान से लोन सैंक्शन हुआ, 2017 में इसकी नींव रखी गई। देर जरूर हुई है, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। सुधांशु जी, एक सवाल बतौर भारतीय, बतौर आम नागरिक मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि अमूमन मुझसे भी कई लोग ये सवाल पूछा करते हैं कि बुलेट ट्रेन को लेकर जो निर्माण कार्य इतने सालों से चल रहा है वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है। किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस रूट के निर्माण में, क्या क्या चुनौतियां रेलवे के सामने आती हैं, और क्यों ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जो है वो टेक्निकली मजबूत हो जाता है, एक बार समझाएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो भारत में आती है और कुछ देशों में भी आती है, वो लैंड एक्विजिशन की। हालांकि ये एलिवेटेड है, फिर भी लैंड एक्विजिशन तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उस मामले में ये महाराष्ट्र में काफी डिले हुआ। जब उद्धव जी की सरकार थी तो शायद उन्होंने कोऑपरेशन नहीं किया, एक डिले तो वहां हुआ। उसके बाद कोविड का 2 साल भी आपको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर। उसके बाद और दिक्कतें आई। एक आपको बता दूं मैं, जैसे कि ये जो आपने अभी टनल की बात की, ये बहुत ही एक नायाब टनल बनने वाली है, लेकिन इसके लिए जो टनल बोरिंग मशीन है वो चीन से आनी थी। जर्मन कंपनी थी, लेकिन आनी चीन से थी, क्योंकि चीन ने बनाई थी उस कंपनी ने वो मशीन में। तो 1 साल तक चीन ने वो शिप नहीं होने दी मशीनें। तो इस तरह के बहुत से डिलेज आए, और चूंकि पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है तो और चैलेंजेस भी थे। लेकिन अब जरूर बहुत डिले हुआ है। अब तो आप समझिए कि 10 साल हो गया बनते हुए।
और सिर्फ 500 किलोमीटर हम लोग 10 साल में नहीं बना पाए, ये एक बैकड्रॉप रहेगा हमेशा। लेकिन अब हम लोग को आगे देखना है कि ये जितनी जल्दी हो जाए वो अच्छी बात होगी। कितना वक्त मानकर अनुमानित चला जाए, क्योंकि आपने एक अनुमान बताया है 2030 तक इस पूरे रूट पर जो है वो बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। जी, मेरे हिसाब से 2030 के पहले सर, नहीं होगी, अगर अच्छे से किन काम किन किया चरणों जाए में तो। इस बुलेट ट्रेन को लेकर जो है वो शुरुआत की जाएगी? जैसा कि पहले आपने सूरत का जिक्र किया है, सूरत का कोई इलाका ऐसा है, जिसके बाद आगे अगला रूट, फिर उसके बाद धीरे धीरे कनेक्टिविटी पूरी अहमदाबाद से मुंबई तक हो जाएगी। मेरे को जहां तक इंफॉर्मेशन है, सूरत वापी से शुरुआत होगी, उसके बाद वापी से अहमदाबाद जुड़ने का काम होगा, और अंत में क्योंकि वो महाराष्ट्र में ही वो टनल है अंडर सी, उसमें वक्त लगेगा, तो 2030 के पहले होना मुश्किल है। अगर अच्छे से बहुत काम हो तो हो सकता है 2030-31 तक ये पूरा रूट चालू हो जाए। सोमेश्वर, आपको नहीं लगता है ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है हर भारतीय के लिए? जी जी जी, वो बिल्कुल है। वही मैंने बताया कि खास काम हुआ है और बड़ा माइलस्टोन है, और बहुत दिन से इसका इंतजार था। ये इस सरकार के आने के बाद ये सच होता दिख रहा है। देर जरूर हुई, लेकिन अब ये यही जरूर। जो मैंने सोमेश्वर कहा। जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ दूसरे मेहमान जी योगेंद्र कपूर जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। एक सवाल आप याद करिए, जब गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने वाला था तब लोग ये उठा रहे थे कि इतनी जल्दी हम मथुरा से, मेरठ से प्रयागराज पहुंचकर करेंगे आखिर क्या? रेलवे को लेकर भी अब ये है कि हम आखिर करेंगे क्या? अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक जाकर ये हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत करेगा? किन किन आयामों को ये सुधारेगा और किन किन आयामों के लिए ये बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये डेफिनेटली एक भले लेट डेवलपमेंट है, लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसमें देखिए, आगे जो है मैं ये देखता हूँ कि रोड मैप जो है वो गवर्नमेंट को जो है इसका जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आज हम ओवरऑल देखें तो आप ये देखें कि अभी जो ये फर्स्ट लाइन जो शुरू हो रही है वो 2027 का टारगेट है, अगस्त का। और अभी जो है बात चल रही है पैसेंजर ट्रेन की, जहां तक बुलेट ट्रेन का सवाल है। अगर हम ये देखें कि इसको अगर हम कंपैरिजन करें चाइना के साथ आज की डेट में, तो आप ये देखें कि वहां पे ना सिर्फ पैसेंजर ट्रेन के पर्पज से बुलेट ट्रेन को यूज किया जाता है, अब जो है इवन फ्रेट के पर्पजेस से जो हैवी लोडेड आइटम्स हैं और इक्विपमेंट्स, उन तक को जो है यूज किया जाता है थ्रू बुलेट ट्रेन। तो मेरा ये मानना है कि जब हम एक पैसेंजर की सुविधा के लिए इसको एक माध्यम देखते हैं, तो उसमें बहुत जरूरी ये है कि एक हमें इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना बहुत जरूरी है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, अगर वो ये रिड्यूस करता है, तो आप ये देखिए कि वो एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्टेप रहेगा। और उसमें मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को जो है कहीं पे भी जो है लेक्सिटी जो है वो नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इंडिया का ही जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि देखिए, इस पूरे जो प्रोजेक्ट के अंदर कई चैलेंजेस भी हैं, और उसमें जो मेजर 2 चैलेंजेस हैं वो मैं ये देखता हूं कि पहली चैलेंज है जो इसकी कॉस्ट, जो प्राइसिंग रखी जाएगी एक पैसेंजर के केस में, जो टिकट का जो किराया जिसे हम कहते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि आप उसकी प्राइसिंग कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें आपको बहुत जरूरी ये भी देखना है कि आप अगर कन्वीनियंस दे रहे हैं किसी को, तो उसके साथ साथ आपको जो उसकी पर टिकट कॉस्ट जो है उसको भी जस्टिफाइड रखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अगर आप उसको मैच नहीं कर पाएंगे विद, अगर हम ये देखें कि आज की डेट में चाहे रोड ट्रांसपोर्ट है या उसके कंपैरिजन में एयर ट्रांसपोर्ट है, अगर इनके बीच में आपने उसको प्राइसिंग को नहीं रखा, तो आप ये देखेंगे कि इस कंसेप्ट में भी जो है हमारे को आगे चैलेंजेस जो है वो नजर आएंगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि अगर इसको आपको थ्रू आउट ट्रांसनेशनल, आई मीन थ्रू आउट कंट्री, अगर इसको पेनिट्रेट करना है, तो उसमें आपको आपका लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है उसको और फास्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसा बॉटलनेक है कि जिसमें हम ये देखेंगे कि आप जितना देरी करेंगे उतना ही हम ये देखेंगे कि इस कंसेप्ट को सक्सेसफुल होने में जो है उतनी देरी नजर आएगी, और जो हमारी इकोनॉमी के लिए जो है योगेंद्र जी, एक अच्छी बात नहीं है। सवाल में और आप ऐड करना चाहूंगा,
बुलेट ट्रेन का ये रूट मुंबई से लेकर अहमदाबाद का जो ये पहला रूट है, क्योंकि मुंबई को इस देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और अहमदाबाद में भी बिजनेस, व्यापार और अब बहुत मजबूती के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं। ये रूट कितना महत्वपूर्ण है अपने आप में, अगर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से मैं आप देखूं तो? देखिए, जब हम बात करते हैं कि अगर आपकी मेन सिटीज कनेक्ट कर रही हैं तो ये एक अपने आप में एक पॉजिटिव और एस्पेक्ट है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी ये जो है सर्विसेज जो शुरू हो रही है वो पैसेंजर की फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, जो फ्रेट के पर्पज से जहां पे बिजनेसेस को जो एडवांटेज होगी उसमें मैं अभी भी ये देखता हूं कि उस चीज को सक्सेसफुल होते हुए अभी हम एक्सट्रीमली आई थिंक इन नेक्स्ट 2 to 3 years से पहले मेरे को लगता नहीं कि ये चीज जो है, और आई थिंक हमारे साथ में जो एक्सपर्ट हैं वो इसको ज्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है आगे हम जो रोड मैप है उसको कैसे देखते हैं, जहां तक गुड्स एंड सर्विसेज जो का जो माध्यम रहेगा उसको इस बुलेट ट्रेन के थ्रू यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। योगेन जी, ये सवाल मैं सुधांशु जी के पास लेकर जाना चाहूंगा। ये रूट कितना महत्वपूर्ण है सर? और दूसरी चीज ये, रेलवे में आपने लंबे समय तक सेवाएं दी हैं, रेलवे के तमाम अधिकारियों से आपकी जब बातचीत होती होगी और बुलेट ट्रेन का जिक्र होता होगा, तो बुलेट ट्रेन को लेकर रेलवे का भी कोई बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट ये माना जा रहा है जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है? रूट तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अहमदाबाद और मुंबई दोनों बड़े हब हैं, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब हैं, कंट्री के फाइनेंशियल हब हैं। तो अगर कोई दो शहर चुने जाएं जिनके बीच में 500 किलोमीटर की रेंज में अगर बुलेट ट्रेन चलानी हो, जहां एयर ट्रैवल को पूरा खत्म करना हो, तो ये एक नेचुरल चॉइस है, पहली चीज। और जहां तक रेलवे का सवाल है, रेलवे के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और जो लोग इसमें प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो एक्साइटेड हैं, एंथुजियास्टिक हैं। वो तो है ही, क्योंकि ये एक नया प्रोजेक्ट है अपने लिए और इसमें कुछ बड़ा कम करने का स्कोप भी है लोगों के लिए, अफसरों के लिए, तो वो अच्छी बात। आगे कुछ और ऐसे मास्टर प्लान इस रूट के बाद, किस रूट पर काम जो है वो बुलेट ट्रेन को लेकर शुरू किया जा सकता है? कौन सा और इम्पोर्टेंट रूट है? वो देखिए, ऐसा है कि वो पिछले 3-4 साल में कई रूट अनाउंस करती रही है रेलवे, वो एक अलग बात है, लेकिन इस बजट पे जाए, लंबी प्रक्रिया है, बाकायदा सर्वे होता होगा वहां पे। नहीं, वही मैं बता रहा है। हाँ जी, वो बता रहा हूँ। कई रूट अनाउंस होते रहे, सर्वे भी हुए, डीपीआर भी बनने के स्टेज पे आया, लेकिन उनको अलग रख के इस बजट में 7 रूट अनाउंस किए थे फाइनेंस मिनिस्टर ने। और 7 में जहां तो मैं आपको कुछ जो याद आ रहे हैं बता दूं, जैसे बनारस से सिलीगुड़ी, चेन्नई से बैंगलोर, पुणे से मुंबई, पुणे से हैदराबाद, इस तरह के रूट्स उसमें हैं 7। और ये भी बात कही गई है कि ये 7 रूट अगले 5-7 साल 8 साल ऐसे अवधि में बना दिए जाएंगे, जो कि काफी टफ टारगेट है अभी तो। इसलिए मेरा मानना है कि इनमें से 2 रूट चुन के उन पे बहुत तेजी से काम करना चाहिए, जिससे मुंबई अहमदाबाद मान लीजिए 2031 तक आता है जी। और इसके अलावा कम से कम 2 रूट और अगले 5-7 साल में बना दिए जाए तेजी से काम करके, तो इनका काफी बड़ा इम्पैक्ट है। सुधांशु जी, मैं मेरठ आरआरटीएस का जिक्र करूंगा जो दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करती है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो अमूमन मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को बताऊं तो मुझे लगा था कि इस आरआरटीएस में ट्रेवल करने वाले लोगों की संख्या जो है वो बहुत सीमित रहेगी, लेकिन उस ट्रेन के अंदर जब मैंने ट्रेवल किया तो खचाखच वो आरआरटीएस मेट्रो जो है वो भरी हुई थी, क्योंकि उसका फेयर जो है वो बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित था। इस बुलेट ट्रेन के फेयर को लेकर कोई अपडेट, ऐसा फेयर को लेकर कोई बातचीत विभाग में चल रही हो कि कितना फेयर इसका रखा जा सकता है कि आम आदमी भी अगर इससे ट्रेवल करना चाहे तो उसको मुश्किलें ना हो बहुत? अब देखिए, आम आदमी की डेफिनेशन बदलती रहती है। बिल्कुल सर। आप ये समझें कि ये 1 लाख करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था, जो बनते बनते ये ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ पे पहुंचेगा, तो इतना तो इसमें कैपेक्स लग रहा है। इसका फेयर अगर ये एयर फेयर के बराबर भी रखा जाएगा तो भी मेरे जैसा आदमी इसको प्रेफर करेगा, बिकॉज आप शहर के बीच से शहर के बीच में पहुंचेंगे और जितना टाइम आपको एयर ट्रैवल में लगेगा उससे कम टाइम। तो अभी फेयर स्ट्रक्चर ठीक कैसा है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एयर फेयर से थोड़ा ही कम रहेगा, अदरवाइज ये एकदम ही वायबल नहीं हो पाएगा। कम से कम इसका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो निकालने के लिए इतना फेयर तो रखना पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी
फिर भी अच्छी पैटर्नाइज होगी इन स्पाइट ऑफ दिस फेयर। और सुधांशु जी बिल्कुल, और यही वजह है कि हर भारतीयों को बुलेट ट्रेन चलने का इंतजार बहुत जोर शोर से है। सुधांशु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, योगेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जरूरी बातों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।